So, Namaskar everyone. Today we are going to discuss the, chapter third of Indian Economic Development class 12. तो class 12 का जो इंडियन इकोनॉमी है पार्ट बी उसका हम आज चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन एंड द अप्रेजल। तो ये हमारा चैप्टर थर्ड है और जो यूनिट है वो फर्स्ट ही है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 1990 एंड द इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। तो वैसे देखो एक एनसीईआरटी में अपडेट आया जो मैं आपको बता देता हूँ। एनसीईआरटी में बेसिकली क्या किया है, चैप्टर 1 और 2 को यूनिट 1 बनाया है, चैप्टर थर्ड को यूनिट 3 बनाया है और नेक्स्ट 4 चैप्टर उसको थर्ड यूनिट बनाया है और उसके बाद में फिर एक 4। तो आईडी की बेसिकली 4 यूनिट कर दी उन्होंने। फर्स्ट यूनिट मतलब 2 चैप्टर, थर्ड चैप्टर को सेकंड यूनिट बनाया, नेक्स्ट 4 चैप्टर को थर्ड यूनिट और लास्ट चैप्टर को फोर्थ यूनिट। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपडेट है, बट सीबीएसई का सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी ये यूनिट हमारी एक ही है जिसके अंदर 3 चैप्टर्स हैं। बेसिकली चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को मिला के एक यूनिट है जो 12 मार्क्स की है। उसी के कंटिन्यूस में हम चैप्टर थर्ड पढ़ रहे हैं अभी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो आई होप आज का टॉपिक हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब आगे हम चलते हैं, दैट इज़ नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो देखिए बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपसे एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है कि व्हाट वाज द रीजंस फॉर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या व्हाट वाज द इकोनॉमिक क्राइसिस इन 1991, कि 1991 में ऐसा क्या इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था जिसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एनईपी इंट्रोड्यूस करना पड़ा, रिफॉर्म्स करने पड़े और हमारी इकोनॉमी को यू टर्न करना पड़ा। तो ये चैप्टर में बेसिकली अगर आपको ये पता नहीं है कि व्हाट वाज द इकोनॉमिक क्राइसिस या व्हाट वर द रीजंस फॉर इकोनॉमिक क्राइसिस या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और अगर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वो यूजलेस है, क्योंकि बेसिकली चैप्टर में जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं ना वहीं उसको एंड करेंगे। बेसिकली जो चैप्टर होगा वो 3 पार्ट में होगा। जैसे फर्स्ट पार्ट क्या हो गया कि इकोनॉमिक क्राइसिस क्या था, फिर उसके बाद में हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या किया, और तो इकोनॉमिक रिफॉर्म में क्या क्या आ गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ। तो पहले इकोनॉमिक प्रॉब्लम पता होगी, फिर हमने उसमें क्या रिफॉर्म किया और लास्ट में हम क्या करेंगे, इसका अप्रेजल करेंगे कि हमने क्या अचीव किया और क्या हमारे फेलियर्स रहे। तो इस तरीके से पूरा चैप्टर जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं ख़त्म होता है। तो बच्चे इसलिए ये टॉपिक समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और फिर हम देखेंगे कि एक्चुअली जो हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, वो क्या थे, एनईपी क्या था, तो वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये 2 टॉपिक हम कवर करेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट वाज द इकोनॉमिक क्राइसिस। तो देखिए बच्चे, जो इकोनॉमिक्स क्राइसिस था उसका मेन रीज़न क्या था, द पॉलिसी अडॉप्टेड इन बिटवीन 1950 टू 1990। तो 1950 से 1990 तक जो हमारी इकोनॉमिक्स का जो सेकंड चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी का, आईडी का, वो चैप्टर में हम पूरा पढ़ते हैं कि उस टाइम में हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर, रिलेटेड टू द इंडस्ट्री, रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड, वो जो सारी पॉलिसीज़ थी उन्हीं की वजह से 1991 में देयर वाज ए इकोनॉमिक क्राइसिस। तो बेसिकली जो मेजर जो पॉलिसीज़ थी उनको अगर हम शॉर्ट में बात करें तो देयर वर 2 मेजर पॉलिसीज। एक था क्लोज्ड इकोनॉमी और दूसरा क्या था, पब्लिक सेक्टर, डोमिनेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो बेसिकली आपने चैप्टर सेकंड पढ़ा, उसमें आप अगर उसको 2 लाइन में कंक्लूड करो तो आप ये बताओगे कि उस टाइम एक तो क्लोज्ड इकोनॉमी थी और एक क्या था, डोमिनेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। और उसी वजह से ये सारी जो प्रॉब्लम्स है 1991 में वो हमारे सामने आई। तो देखो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आई, सबसे पहले हमारे पास आ गया फिजिकल डेफिसिट। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या था कि देयर वाज ए माउंटिंग, मतलब हाई फिजिकल डेफिसिट। अभी फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, तो बिल्कुल क्लियर है कि फिजिकल डेफिसिट का मतलब लिखा हुआ है कि एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट के जो बेसिकली जो फिजिकल डेफिसिट हमारा होता है वो गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो ग्रेटर देन रिसीट्स अदर देन बोरोइंग एंड लाइबिलिटी, अगर वो ज़्यादा होता है, जो हम गवर्नमेंट बजट चैप्टर में पढ़ते हैं। तो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, ये आपको आई होप क्लियर हो गया कि नॉर्मली हम फिजिकल डेफिसिट मतलब क्या हो गया, फिजिकल पॉलिसी रिलेटेड गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और डेफिसिट मतलब हमारे खर्चे ज़्यादा और रेवेन्यू कम। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। और उस टाइम में जो हमारा फिजिकल डेफिसिट था वो 8.5% ऑफ जीडीपी। तो ये फिजिकल डेफिसिट क्यों बढ़ा, इसका रीज़न क्या था कि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू तो कम था
और खर्चे गवर्नमेंट को ज़्यादा करने पड़ते थे फॉर द डेवलपमेंट, फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर, और सोर्सेज ऑफ इनकम गवर्नमेंट के पास नहीं था, तो इस वजह से उसका खर्चा बढ़ गया। तो ये एक प्रॉब्लम होगी। दूसरा, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसका मतलब क्या होगा, क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। पूरा एक मैक्रो में हम चैप्टर पढ़ते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो यहाँ भी बता रखा है कि द बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है? सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स बिटवीन द रेजिडेंट, जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट और वो सब चीज़ आ जाती है। नाउ अब आप देखिए कि उस टाइम में जो बेसिकली था कि अब ये एडवर्स मतलब अगेन डेफिसिट बीओपी था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमारे इंपोर्ट ज़्यादा थे और एक्सपोर्ट हमारे कम थे। तो ये भी एक प्रॉब्लम था। क्यों? क्योंकि उस टाइम में बेसिकली हमारी जो पॉपुलेशन है वो तो बढ़ रही थी और हमारा जो प्रोडक्शन था वो नहीं बढ़ रहा था। इस वजह से हमारी डिपेंडेंसी थी वो किस पे थी? इंपोर्ट पे ज़्यादा थी और हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। तो इस वजह से हमारे पास बहुत सारा पैसा हमारे को किस में देना पड़ रहा था? फॉर द इंपोर्ट करने के लिए। तो हमारा बीओपी डेफिसिट था। देन उसके बाद में फॉल इन द फॉरेन रिजर्व्स। अब जब हमारा बीओपी डेफिसिट था, हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे थे, तो इंपोर्ट करने के लिए हमारे को क्या चाहिए? फॉरेन करेंसी। तो यही है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे, मतलब रिजर्व्स ऑफ फॉरेन करेंसी। और फॉरेन करेंसी मतलब लाइक डॉलर एंड ऑल। तो फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व्स था वो हमारा डिक्रीज होता जा रहा था। क्यों? क्योंकि हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे, तो इससे हमारे को पेमेंट किस में करना पड़ता है? फॉरेन करेंसी में। बढ़ता कैसे है? जब हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। बट उस टाइम में हमारे इंपोर्ट ज़्यादा थे, तो हमारे फॉरेन रिजर्व्स क्या हो गया था? डिप्लीट हो गया था। और बच्चे ये इतना कम हो गया था, ये देखो 6 मिलियन जो है बिलियन है डॉलर तक पहुंच गया था। और वो केवल इतना सा था कि ओनली 2 वीक का हम पेमेंट कर सकते थे। तो इतना सा हमारा क्या बचा था? जो प्रेजेंट में आप देखिए कि अभी हमारा मोर देन 600 मिलियन भी टच करके आया है। तो इस तरीके से उस टाइम में हमारा ओनली 6 बिलियन था। तो ये बहुत ही कम फॉरेन रिजर्व था, जो एक तरीके से एक क्राइसिस था हमारे लिए। क्योंकि इमरजेंसी के टाइम में फिर हम अगर हमारी क्राइसिस आएगा तो हम इंपोर्ट नहीं कर सकते अगर हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स नहीं है। देन उसके बाद हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। अभी इन्फ्लेशन क्या होता है? कॉन्टिन्यूस राइज इन प्राइसेस। तो प्राइसेस बेसिकली बढ़ रही थी और आपको सरप्राइज होगा कि उस टाइम में 16 ऑलमोस्ट 17%, 18% इन्फ्लेशन था। अभी आप देखो 6-7% होते ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस टाइम में आप सोचो प्राइस किस लेवल पे था। और प्राइस बढ़ने का रीज़न क्या था? क्योंकि हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो नहीं रहा था, डिमांड बढ़ रही थी और हम इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट थे। तो इस वजह से कॉन्टिन्यूसली क्या था? सप्लाई साइड प्रॉब्लम थी, डिमांड बढ़ती जा रही थी, हम प्रोडक्शन क्योंकि हमने क्लोज्ड इकोनॉमी कर दी थी। तो हम क्लोज्ड इकोनॉमी करने से हमने हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे और प्राइसेस बढ़ती जा रही थी। और प्राइस बढ़ने का सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट किस पे होता है? पुअर पे। द डिफरेंस बिटवीन रिच और पुअर बढ़ता हुआ जाता है, इनइक्वालिटीज़ बढ़ रही है ना। तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी ना। उसके बाद में देखिए सिक पी इशू, सबसे बड़ा इशू देखिए। अब आपको पता है कि मैंने जैसे बताया 1950 से 1991 तक द होल इकोनॉमी वॉज डोमिनेटेड बाय द पब्लिक सेक्टर। और उसकी वजह से ब्रेड बटर से लेकर लार्ज स्केल तक पब्लिक सेक्टर बना रहा था। और जो पब्लिक सेक्टर है स्टार्टेड मेकिंग द लॉसेज फॉर द गवर्नमेंट, बिकॉज पब्लिक सेक्टर की लिमिटेशन उस टाइम में क्या थी? क्योंकि बहुत हर एरिया में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से गवर्नमेंट उनको प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाई। और पब्लिक सेक्टर में करप्शन, डिसीजन डिले, ओवर स्टाफिंग और अंडर यूटिलाइजेशन, और इन सब की वजह से पब्लिक सेक्टर यूनिट में क्या हो गया? लॉस स्टार्ट हो गया। और उसी वजह से बेसिकली हमारा फिजिकल डेफिसिट भी बढ़ा। तो फिजिकल डेफिसिट बढ़ने का रीज़न यही था कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू, या तो देखो पब्लिक सेक्टर से रेवेन्यू होता, इंस्टेड उसकी जगह क्या हो रहा था? लॉस जनरेट हो रहा था। तो ये गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी बन गए थे और वो उनको क्या करते? क्लोज भी नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे लोग क्या हो सकते थे? अनएम्प्लॉयड। तो ये भी उनका एक पॉलिटिकल कंपल्सन भी बन गया था। देन उसके बाद में लास्ट देखिए गल्फ क्राइसिस। जैसे आपने देखा कि जैसे अभी प्रेजेंट में आपने देखा था कोविड के बाद में रसिया यूक्रेन क्राइसिस हुआ और उसकी वजह से श्रीलंका और पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या हाल हुआ। तो वैसे उस टाइम में जो आज पाकिस्तान और श्रीलंका की कंडीशन थी हमारी थी 1991 में। और उस टाइम में गल्फ क्राइसिस मतलब अरब कंट्रीज़ के अंदर वॉर हो गया था और उसकी वजह से हमारा जो इंपोर्ट जो क्रूड ऑयल करते थे उसकी प्राइस बढ़ गई और उसकी वजह से, और एक रेमिटेंसेज जो हमारी बाहर से आती थी वो बंद हो गई। तो इन दोनों रीज़न से अचानक अगेन हमारी इन्फ्लेशन बढ़ गई और हमारा जो फॉरेन रिजर्व्स है वो आना बंद हो गया, एफडीआई एंड ऑल। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ गई और उसकी वजह से ये इश्यूज आ गए। तो आई होप अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट वाज द इकोनॉमिक क्राइसिस, तो आपको ये बताना है कि इकोनॉमिक क्राइसिस का मतलब क्या था। इकोनॉमिक क्राइसिस मतलब हमारा फिजिकल डेफिसिट था, हमारा बीओपी डेफिसिट था, बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा थे, इंपोर्ट ज़्यादा थे और एक्सपोर्ट कम थे, इन्फ्लेशन मतलब कॉन्टीन्यूसली प्राइस बढ़ रही थी, और इसके अलावा फॉरेन रिजर्व्स हमारे कम हो गए थे,
सिक PSU मतलब जो पब्लिक सेक्टर यूनिट स्टार्टेड मेकिंग लॉसेज फॉर द गवर्नमेंट, और इसके अलावा गल्फ क्राइसिस मतलब हमारा इंपोर्ट जो क्रूड ऑयल है उसकी प्राइसेस बढ़ रही थी, और इन्फ्लेशन और रेमिटेंसेस। तो ये सारे रीजन से हमारी इकोनॉमी में क्या हो गया था कि हमारी गवर्नमेंट बेसिकली डेब्ट ट्रैप में आ गई थी, पूरा बोरोइंग्स ले रही थी और मल्टीपल सिटी ऑफ बोरोइंग्स में आ गई थी। और लास्ट में फिर हमारी गवर्नमेंट को वर्ल्ड बैंक, IMF और अदर कंट्रीज़ ने डिनाई कर दिया कि हम आपको लोन नहीं देंगे, बिकॉज आपकी जो कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग आप जो ऑलरेडी ले रखा वो भी पे, जैसे अभी पाकिस्तान के साथ हो रहा है वैसे हमारे साथ 1991 में हुआ, और उसकी वजह से हमारे को लोन देने से मना कर दिया। एंड देन सबसे वर्स्ट थिंग देखिए कि हमारा जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स था वो विलिंगली नहीं था, इट वाज फोर्सफुली, कि हमारे को जब डिनाई कर दिया तो हमारे पास उन्होंने कंडीशन रख दी कि आपको लोन तभी मिलेगा जब आप अपनी इकोनॉमी में रिफॉर्म करेंगे। तो इस तरीके से 1991 का जो क्राइसिस था उसको आप 6 पॉइंट्स में बता सकते हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस क्या था। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और उसमें डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स था क्या। तो देखिए अब इस टॉपिक में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। तो सबसे पहले हम इसमें मीनिंग डिस्कस करेंगे, फिर उसके कंपोनेंट डिस्कस करेंगे, फिर उसके ऑब्जेक्टिव। तो 3 पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे। तो देखो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या था। अब हमने देखा कि इकोनॉमिक क्राइसिस क्या था, तो फिर हमारी गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक रिफॉर्म किया। वो इकोनॉमिक रिफॉर्म हमारा फोर्सफुली था, बट था क्या, तो हम देख इसको 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को हम एक तो क्या बोल सकते हैं कि इट इज सेट ऑफ स्टेबलाइज एंड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट मेजर्स स्टार्टेड सिंस 1991। तो शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं कि इट रेफर टू द स्टेबलाइज एंड स्ट्रक्चरल मेजर्स अडॉप्टेड सिंस 1991। तो एक डेफिनेशन तो ये हो गई। अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेबलाइज मेजर्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल मेजर्स क्या होते हैं। तो बाय नेम इज क्लियर, स्टेबलाइज मतलब शॉर्ट रन मेजर्स विच टेकन बाय द गवर्नमेंट, और स्ट्रक्चरल मतलब लॉन्ग रन मेजर्स, जिसको हम आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो शॉर्ट में आपको ये देखा। सेकेंड डेफिनेशन जो है वो हम बहुत ईजी डेफिनेशन बना सकते हैं इन अदर वर्ड, और वो है कि इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्टेड सिंस 1991। जो भी हमने इकोनॉमिक पॉलिसी अडेप्ट की सिंस 1990 वो भी हमारा क्या था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स था या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो इस तरीके से हम 2 तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। देन उसके बाद में अब आते हैं हम कि इसके कंपोनेंट। तो कंपोनेंट में हमने देखा डेफिनेशन में स्टेबलाइज मेजर और स्ट्रक्चरल मेजर्स। तो देखिए अगर उस टाइम में आप अगर फाइनेंस मिनिस्टर होते या आप PM होते तो आप क्या करते। तो आपके पास भी 2 ऑप्शन थे कि जो प्रॉब्लम्स थी, देखा आपने 6 प्रॉब्लम थी हमारे सामने जो हमने पढ़ा कि उस टाइम में हमारे पास इन्फ्लेशन ज़्यादा था, फिजिकल डेफिसिट था, BOP डेफिसिट था, फॉरेन रिजर्व्स फॉल हो रहे थे, सिक PSUs, गल्फ क्राइसिस। तो ये सारा इकोनॉमिक क्राइसिस था। तो सबसे पहले अगर आप भी इकोनॉमिक वहाँ होते तो आपके सबसे पहला हमारा रोल क्या होता है कि जो प्रॉब्लम है उसको स्टेबलाइज करो, मतलब उसको स्टेबल करो कि और नहीं बढ़े। तो उसी को हमने क्या बोला, स्टेबलाइज मेजर्स। तो स्टेबलाइज मेजर्स मतलब शॉर्ट रन मेजर्स ना, रिटर्न टू लो एंड स्टेबल इन्फ्लेशन, मतलब सारी प्रॉब्लम को आपको स्टेबल करना था कि एटलीस्ट वो और नहीं बढ़े, जिससे और ज़्यादा क्राइसिस ना हो। तो वो होते हैं शॉर्ट रन अप्रोच विच इज़ अडेप्टेड फॉर द स्टेबलाइज ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ना। उसके बाद में सेकेंड स्टेप आपकी क्या होती कि आप उसको परमानेंटली रिमूव करते हैं, और उसी को हमने बोला स्ट्रक्चरल, मतलब कंप्लीटली चेंज किया हमने। इट्स ए लॉन्ग रन मेजर्स टू रिमूव द बॉटलनेक्स एंड ऑब्स्टेकल्स, टू रिमूव द परमानेंटली द ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो वो हमारे लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव थे। तो आई होप ये आपको स्ट्रक्चरल और स्टेबलाइज मेजर्स समझ में आ गए। अब इसके ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आया कि व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो बच्चे वो सारे जो हमारी प्रॉब्लम्स थी उनके आगे लिख दो टू कंट्रोल। तो हमने जैसे 6 प्रॉब्लम पढ़ी कि देयर वाज ए फिजिकल डेफिसिट, तो आप क्या लिखोगे ऑब्जेक्टिव में, टू कंट्रोल फिजिकल डेफिसिट। फिर हमने पढ़ा कि देयर वाज ए BOP डेफिसिट, तो आप क्या लिख दोगे, टू कंट्रोल द BOP डेफिसिट। फिर जैसे हमने पढ़ा कि देर वॉज ए इन्फ्लेशन, तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। देर वॉज ए फॉल इन द फॉरेन रिजर्व्स, तो क्या लिखेंगे, टू इंक्रीज द फॉरेन रिजर्व्स, है ना। और गल्फ क्राइसिस, और इसके अलावा लास्ट में क्या था, सिक PSU। तो ये सारे हमने कंट्रोल टू कंट्रोल करके लिख देंगे। तो देखो टू रिड्यूस द डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, फिजिकल डेफिसिट, BOP, इनक्रीज द फॉरेन कैपिटल, ये सारे हमने क्या कर दिया, एफिशिएंसी बढ़ाना, ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तो प्रॉब्लम थी उसी को हमने क्या बना दिया, ऑब्जेक्टिव में बना दिया। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे वो देखिए आप, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि नोट इन द NCERT न्यू NEP 1991 द स्ट्रक्चरल मेजर्स
जो हमारे स्ट्रक्चरल मेजर्स थे उसी को हम फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग आगे 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, विच इज़ नोन एज द एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो अब आगे पूरा चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइड हो गया बच्चे। सबसे पहले हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, इनका सबका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो एक हम लिबरलाइजेशन का पूरा वीडियो बनाएंगे, एक हम प्राइवेटाइजेशन का बनाएंगे, एक ग्लोबलाइजेशन का। तो ये सारा डिटेल में हम आगे अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो आगे पूरा चैप्टर हमारा 3 पार्ट में हो गया, और उसके बाद में हम सारा ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पढ़ के उसका क्या करेंगे, अप्रेजल करेंगे कि हमारे क्या अचीवमेंट्स रहे और क्या फेलियर्स रहे, और ये हमारा पूरा चैप्टर है। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी, जिसमें हमने 2 टॉपिक कवर किए, एक इकोनॉमिक क्राइसिस क्या था और व्हाट वर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा।